कहानी की शुरुआत में हमें कुछ टीनेजर्स को दिखाया जाता है जो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां जाना तो उनके लिए एक रोमांच था, लेकिन लौट कर आना लगभग नामुमकिन। एक ऐसा इलाका जहां कभी हजारों लोग रहते थे, लेकिन आज वहां सिर्फ टूटे हुए घर, खाली सड़कें और चारों तरफ फैली हुई डरावनी खामोशी है। एक ऐसा अबैंडन शहर जहां जैसे जैसे इस वीरान जगह के अंदर जाते जाते हैं, उन्हें एहसास होने लगता है कि यहां सिर्फ इमारतें ही नहीं, कुछ और भी हैं। ऐसी चीजें जिन्हें देखने के लिए शायद इंसान कभी बना ही नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें कुछ टीनेजर्स देखने को मिलते हैं। क्रिस, उसकी गर्लफ्रेंड नेटली और उनकी एक दोस्त अमेंडा। ये सभी लोग यूरोप घूमने निकले होते हैं। अपनी जर्नी के दौरान ये लोग यूक्रेन में रुकते हैं ताकि क्रिस अपने भाई पॉल से मिल सके। यहीं पर पॉल एक आइडिया देता है। वह कहता है कि क्यों ना वे लोग प्रिप्यात घूमने करें, जो कि एक अबैंडन शहर है और जहां जाना काफी एक्साइटिंग होगा। यह जगह चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए मशहूर है, क्योंकि साल 1986 में यहां एक भयानक हादसा हुआ था जिसे पूरी दुनिया चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के नाम से जानती है। लेकिन क्रिस इस आइडिया के लिए तैयार नहीं होता, मगर पॉल उसे किसी तरह मना लेता है। उसके बाद ये सभी लोग एक टूर गाइड यूरी से मिलते हैं। यूरी उन्हें भरोसा दिलाता है कि वहां पर डरने जैसा कुछ भी नहीं है। वह कहता है कि वह पहले स्पेशल आर्म्ड फोर्स का हिस्सा रह चुका है और इससे पहले भी कई लोगों को यहां टूर करवा चुका है। यूरी सभी को यकीन दिलाता है कि यह ट्रिप उनके लिए मजेदार साबित होगी। इसी दौरान इनकी मुलाकात एक कपल से होती है, ई एयर माइकल। अब इस ग्रुप में टोटल 7 लोग हो जाते हैं। यूरी अपनी वैन में बैठाकर इन सभी को चेरनोबिल की तरफ ले जाता है, लेकिन मेन लोकेशन तक पहुंचने से पहले ही इन्हें चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन के एक चेक पॉइंट पर यूक्रेन की मिलिट्री खड़ी हुई दिखाई देती है। मिलिट्री ऑफिसर यूरी को समझाता है कि अंदर जाना मना है और वहां कुछ भी देखने लायक नहीं है। वह कहता है कि वहां से जुड़ी सारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन सवाल यह था कि अगर सब कुछ सिर्फ कहानियां ही होती तो वहां मिलिट्री का क्या काम था। खैर, यूरी मिलिट्री ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह साफ मना कर देता है और बताता है कि अंदर मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। यह बात इन लोगों को हैरान कर देती है, क्योंकि प्रिप्यात तो सालों से अबैंडन बताया जाता रहा है। इसके बावजूद यूरी हार नहीं मानता। वह इन सभी को एक दूसरे रास्ते से अंदर ले जाता है जिसे कई साल पहले खोजा गया था। अजीब बात यह थी कि इस रास्ते पर कहीं भी मिलिट्री मौजूद नहीं थी। जैसे ही ये लोग अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें पेड़ों और आसपास की जगहों पर रेडियो एक्टिव वार्निंग साइन लगे हुए दिखाई देते हैं। मतलब एक तरफ मिलिट्री का न होना और दूसरी तरफ रेडियो एक्टिव संकेत। यह साफ इशारा था कि यहां अंदर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो आगे की कहानी हमें कैसे देखने को मिलती। वैसे भी कोई समझदार इंसान ऐसी जगह पर कभी नहीं जाता। आगे बढ़ते हुए इनका ग्रुप एक नदी के पास रुकता है। यहीं पर यूरी की नजर एक म्यूटेंट मछली पर पड़ती है। वह मछली जमीन पर पड़ी होने के बावजूद भी जिंदा थी। उसके बड़े बड़े दांत थे, बिल्कुल पिरान्हा मछली की तरह, लेकिन साइज में वह पिरान्हा से कई गुना ज्यादा बड़ी थी। यह सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं और जल्दी से वापस अपनी वैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि उसी नदी में हजारों की संख्या में ऐसी ही म्यूटेटेड मछलियां तैर रही थी। यहीं से साफ हो जाता है कि इस जगह पर कुछ बहुत ही गलत, खतरनाक और डरावना चल रहा था। आगे बढ़ने पर पूरा ग्रुप इस बात को लेकर परेशान हो जाता है कि कहीं रेडिएशन का इन पर कोई असर न पड़ जाए। लेकिन यूरी के पास एक काउंटर होता है जिसकी मदद से रेडिएशन चेक किया जाता है। यूरी सभी को समझाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रीडिंग के हिसाब से यहां सब कुछ सेफ लिमिट में है। कुछ देर बाद यूरी इन्हें एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है। यहां से वह उन्हें दूर से चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाता है। तभी अचानक उसी बिल्डिंग के एक कोने से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और अगले ही पल एक बड़ा सा भालू उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। हालांकि वह भालू इन पर हमला नहीं करता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वह खुद किसी खतरनाक चीज से डरकर भाग रहा हो। लेकिन उस वक्त ये बात ग्रुप के किसी भी मेंबर को समझ नहीं आती। असल सवाल यह था कि इतना बड़ा भालू इतनी ऊंची इमारत तक पहुंचा कैसे।
इस घटना के बाद पूरा ग्रुप तुरंत प्रिप्यात छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही ये लोग भागते हुए अपनी वैन तक पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। किसी ने वैन का सर्किट और वायरिंग पूरी तरह से खराब कर दी होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी जानवर ने उसे दांतों से चबा लिया हो। ये लोग रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं मिलता। रात हो चुकी होती है और अब इनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो पास मौजूद चेक पॉइंट तक पैदल जाए, जो यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर था, या फिर पूरी रात इसी वैन के अंदर गुजारे। तभी बाहर से किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज आने लगती है। यूरी अपनी गन लेकर बाहर निकलता है और पॉल उसके पीछे पीछे चला जाता है। कुछ ही देर बाद बाहर से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। घबराकर पॉल बाहर जाता है और वहां से एक घायल क्रिस को वापस घसीटते हुए लाता है। क्रिस के पैर पर गहरे काटने के निशान होते हैं। दर्द में कराहते हुए क्रिस बताता है कि किसी अजीब सी चीज ने यूरी को उठाकर दूर फेंक दिया और अब वह जिंदा नहीं रहा। यह सुनते ही सभी के बीच डर और दहशत फैल जाती है। अब ये सभी लोग वैन को चारों तरफ से लॉक कर लेते हैं और उसी के अंदर रात बिताने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी अचानक कुछ जंगली कुत्ते वैन पर हमला करने लगते हैं। इससे इन्हें लगता है कि शायद यूरी को भी इन्हीं कुत्तों ने मारा होगा, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना होने वाला था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है तो यकीन मानिए आप बहुत जल्दी हैरान होने वाले हैं। अगली सुबह पॉल, माइकल और अमेंडा ये सोचकर यूरी को ढूंढने निकलते हैं कि शायद वह अभी भी जिंदा हो। वे घायल क्रिस, नेटली और एलेक्स को वैन में ही छोड़ देते हैं। खून के निशानों का पीछा करते करते ये तीनों एक अबैंडन कैफेटेरिया तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें यूरी की सड़ी गली लाश मिलती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके शरीर के अंदरूनी अंगों को किसी ने नोच नोच कर खा लिया हो। डर के बावजूद ये तीनों यूरी की गन अपने साथ ले लेते हैं, लेकिन तभी उन पर एक एक करके कोई खतरनाक और अनजान क्रिएचर हमला कर देता है। वे उस चीज की साफ शक्ल तो नहीं देख पाते, लेकिन अब यह पूरी तरह साफ हो चुका था कि यह इलाका बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अमेंडा जिस कमरे में छिपी होती है, वहां भी वही क्रिएचर आ जाता है, लेकिन किस्मत से वह बिना उसे नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। किसी तरह बचकर अमेंडा, पॉल और माइकल वापस लौटते हैं और सबको बताते हैं कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहां से भागना होगा। लेकिन क्रिस की हालत इतनी खराब होती है कि वह चलने की स्थिति में नहीं होता। पॉल क्रिस को बचाने का वादा करते हुए नेटली के साथ उसे वैन में ही छोड़ देता है और आत्मरक्षा के लिए उसे एक गन देकर खुद मदद लेने निकल जाता है। इधर अमेंडा अपने कैमरे में पहले से रिकॉर्ड की हुई कुछ फुटेज देखती है। उस फुटेज में उसे एक बिल्डिंग के एक फ्लोर पर एक डरावना क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। उधर बाकी लोगों को एक अबैंडन कार के अंदर कुछ स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। ये देखकर वे खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि शायद इन पार्ट्स से वे अपनी वैन को ठीक कर पाएंगे। लेकिन जब ये लोग वापस लौट रहे होते हैं, तभी उन पर जंगली कुत्ते और वही म्यूटेंट मछलियां हमला कर देती हैं। किसी तरह ये इन हमलों से तो बच जाते हैं, लेकिन इसी दौरान माइकल को एक म्यूटेंट मछली काट लेती है। अब जैसे ही ये सभी रात के समय वापस वैन के पास पहुंचते हैं, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वैन को किसी ने पूरी तरह पलट दिया था और वहां न क्रिस था और न ही नेटली। उन्हें वहां नेटली का कैमरा मिलता है। जब वे उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उन्हें एक वीडियो मिलता है, जिसमें क्रिस नेटली को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा होता है। उस वक्त भी उसके दिमाग में यही होता है कि सब ठीक हो जाएगा और वे मॉस्को जा पाएंगे। लेकिन अगली ही रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं कि उन पर एक ह्यूमैनॉइड मॉन्स्टर हमला कर देता है। इसी से यह अंदाजा लगाया जाता है कि शायद क्रिस और नेटली मारे जा चुके हैं। पॉल ने जो अपने भाई क्रिस को बचाने का वादा किया था, वह पूरा नहीं हो पाता। फिर भी ये लोग उम्मीद नहीं छोड़ते और दोनों को इधर उधर ढूंढते रहते हैं, जिसमें उनका काफी वक्त निकल जाता है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा डरावना मोड़ लेने वाली थी। लेकिन तभी अचानक एक क्रिएचर सामने आ जाता है और सभी को डरा देता है। इसी दौरान इन्हें वहां एक मैप भी मिल जाता है। भागते भागते इन्हें डरी और सहमी हुई नेटली मिल जाती है। लेकिन तभी इनका ध्यान एक छोटी सी बच्ची पर चला जाता है, जिसकी वजह से ये लोग कुछ सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
इसी का फायदा उठाकर क्रिएचर्स नेटली को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इससे पहले कि पूरा ग्रुप नेटली को बचा पाता, वहां बहुत सारे म्यूटेंट आ जाते हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और ये लोग उनसे जान बचाकर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में जोई को एहसास होता है कि माइकल अब उनके साथ नहीं है। दरअसल सबको बचाने की कोशिश में माइकल मारा जा चुका था। भागते भागते ये सभी लोग एक बिल्डिंग के काफी गहरे अंडरग्राउंड हिस्से में पहुंच जाते हैं। यहां उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि वहां कोई मौजूद है। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद वह कोई इंसान हो, लेकिन जैसे ही वे पास जाते हैं पता चलता है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट क्रिएचर है। तभी वहां मौजूद कई सारे ज़ॉम्बी जैसे म्यूटेंट्स इन पर हमला कर देते हैं। इस अंडरग्राउंड जगह से बाहर निकलते वक्त जोई को म्यूटेंट्स पकड़ लेते हैं। पॉल और अमेंडा चाहकर भी उसे बचा नहीं पाते और मजबूरी में उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है और इसी के साथ जोई की भी जान चली जाती है। अब आखिरकार सिर्फ पॉल और अमेंडा ही बचते हैं। भागते भागते ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर कोर के पास पहुंच जाते हैं। यहां रेडिएशन इतना ज्यादा होता है कि इनके शरीर पर खतरनाक रिएक्शंस होने लगते हैं। इनकी स्किन जलने लगती है, आंखों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। यहीं पर इन्हें नेटली की लाश दिखाई देती है। इससे साफ हो जाता है कि नेटली पर भी रेडिएशन का असर हो चुका था और अब उसकी भी मौत हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक फिर से म्यूटेंट्स इन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह उनसे लड़ते झगड़ते हुए पॉल और अमेंडा वहां से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही उन्हें यूक्रेनियन मिलिट्री दिखाई देती है। दोनों को लगता है कि अब शायद वे बच चुके हैं, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब होती है। उनकी स्किन पूरी तरह जल चुकी होती है और वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे होते। रेडिएशन की वजह से पॉल की नजर भी कमजोर हो चुकी होती है। वह धीरे धीरे मिलिट्री की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी मिलिट्री उसे गोली मार देती है। यह देखकर अमेंडा पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और रेडिएशन के असर से वह भी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जब अमेंडा को होश आता है तो वह देखती है कि उसके आसपास कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स खड़े हैं। सभी ने एंटी रेडिएशन सूट और मास्क पहन रखे होते हैं। वे कहते हैं कि वह अब हॉस्पिटल में है और उसकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। लेकिन कुछ ही देर में हमें सच्चाई पता चल जाती है। असल में उस जगह पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इसके बाद वे अमेंडा को एक अलग सेल में बंद कर देते हैं। कुछ ही देर में वहां ह्यूमनॉइड म्यूटेंट्स आते हैं और अमेंडा को पकड़ लेते हैं और यहीं पर यह इशारा मिल जाता है कि अमेंडा की भी मौत हो चुकी है। अब सवाल यह है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आखिर क्यों किए जा रहे थे। फिल्म में इसे साफ साफ नहीं बताया गया है, लेकिन इतना जरूर दिखाया जाता है कि इसमें मिलिट्री पूरी तरह इन्वॉल्व थी। खैर, इसी के साथ चेरनोबिल डायरीज की कहानी यहीं खत्म होती है। अब आप बताइए, आपको यह फिल्म और ये कहानी कैसी लगी?